हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है ना। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वैसे ये जो 12th की मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका मतलब जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ना एक्चुअली में क्या 4 पार्ट्स है ना। तो हमारे जो फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो सी पार्ट चल रहा है ना, मतलब थर्ड पार्ट चल रहा है। अब थर्ड पार्ट में अभी हमने ये पढ़ना है। अभी जो थर्ड पार्ट का नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर समझेंगे फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी समझते हो आप लोग क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता, मतलब इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत दूर, है ना। मतलब ऐसी डिस्टेंस जो हमें नहीं मालूम, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं ना इनफाइनाइट बोलते हैं ना। तो मान लिया कोई चार्ज है, वो किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, जिस डिस्टेंस को हम नहीं जान सकते, है ना। तो किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा। मान लीजिए चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इस चार्ज को उस इन्फिनिटी से, मान लीजिए ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब मैंने ये बताया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, मतलब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना काम करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। मान लीजिए इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को इस इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए अगर 10 जूल काम करना पड़ा, तो इस 10 जूल को हम क्या बोलेंगे? क्या इसका पोटेंशियल है ना। जो वर्क डन होता है उसको हम हमेशा जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा या फिर जितना काम करना पड़ेगा, उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई, हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला का, तो इसका फॉर्मूला होता है V = W अपॉन में क्यू नॉट। वी का मतलब है, वी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W मतलब हो गया वर्क डन, कितना काम किया जाएगा या फिर कितना काम किया गया है, और क्यू नॉट मतलब है जो चार्ज, मतलब कितना चार्ज हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आए। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, V = W अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, अब इसके बाद हम एक दूसरी टर्म पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है भाई? ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें, जो हमने इससे पहले पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ लिखा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों वैसे सेम टू सेम ही है, हल्का सा इन दोनों में चेंज है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने बोला कि इन्फिनिटी चार्ज को हम क्या कर रहे थे? इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट पर लेके आ रहे थे, है ना। पर यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो हमने बात करी थी इन्फिनिटी की, पर यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होगा। मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर चार्ज रखा है क्यू नॉट, मान लीजिए बी पॉइंट है, तो इस चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट हो गए, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस आपको मालूम होगी। यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं पता थी, है ना। तो फॉर्मूला तो क्या वही रहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला भी वही रहेगा जो ऊपर हमने पढ़ा, W अपॉन में क्यू नॉट इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और फिर आता है इसकी यूनिट क्या होगी भाई? जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मतलब हमारे घर के अंदर जो लाइट आती है ना, बिजली आती है, हम बोलते हैं ना हमारे घर में लाइट, मतलब हमारे घर में लाइट आ रही है, उसकी वोल्टेज कम आ रही है, वोल्ट कम है उसका, है ना। तो वो वोल्ट क्या, उसी वोल्ट को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब हमारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना है ना। ठीक, अब फिर इसके आगे हमने पढ़ना है पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये क्या होते हैं? देखिए भाई,
इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस, मान लीजिए कोई एक सरफेस बनाया हमने और इसके हर एक मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या है जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। जैसे मैंने नाम लिखा ना इक्वी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा इस पूरे सरफेस पे। मान लीजिए एक सरफेस बनाया हमने और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या है, हर एक पॉइंट पे अगर हम चेक करें हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा या फिर एक जैसा होगा या फिर सेम होगा। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। मान लिया कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर जो पोटेंशियल है, हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो ये बोलेंगे ये सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है। अब आता है कि पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो ये आएगा दो सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम, एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पूरा सेम होता है, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसके बाद हमने देखने हैं ना इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि मैंने बताया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पूरे सरफेस पे क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इस पूरे सरफेस पे क्या होगा, एक जैसा होगा, एक जैसा ही होगा, है ना, लिखा ना इक्वी पोटेंशियल, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों भाई जीरो होगा, मान लिया ए पॉइंट है, ये मान लिया कोई बी पॉइंट है ना। अब आपको पता है इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है दोनों सेम है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम है। अगर इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट ही होगा। फिर अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। मतलब क्या देख रहे हैं हम कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका ये है कि नो वर्क इज डन, मतलब नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू, मतलब ये चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए कोई भी अलग से कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा आपको। मतलब ये चार्ज यहाँ से यहाँ बिना किसी वर्क डन के मूव हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका पास फोर्थ पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, जो भाई चार्ज रखे होंगे कुछ ना कुछ, है ना, तो चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमेशा इस सरफेस के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। मतलब सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। मान लीजिए ऐसे पेन रखा ना मैंने, तो ये सरफेस हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे बन रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट पॉइंट है हमारा कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब एक सरफेस ये हो गया, एक मान लीजिए ये हो गया, तो दो सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक ये सरफेस है, ठीक है, ये मान लिया कोई सरफेस है, इस सरफेस में से मान लिया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इसमें से पास हो रही हैं, ठीक है। मान लिया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे पास हो रही हैं, ठीक है। तो ये हम इसको डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि किसी भी सरफेस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी सरफेस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी सरफेस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, मान लीजिए सरफेस है, सरफेस में से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो यहाँ बोलेंगे इतना फ्लक्स काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर फ्लक्स काम कर रहा है, ठीक है। अगर किसी भी सरफेस एरिया में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं तो ये कहा जाता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स काम करेगा। जैसे यहाँ पर ये सरफेस ले लिया, इस सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो यहाँ पर ये बोलेंगे यहाँ पर फ्लक्स काम कर रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, और यहाँ लगा लेते हैं ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई का मतलब होता है सिर्फ फ्लक्स, अगर ई लगा दिया इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट में एस वेक्टर। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एस का मतलब हो गया सरफेस एरिया, ठीक है।
ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, एस का मतलब है सरफेस एरिया, ठीक है। और जब यहाँ से डॉट का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, आपने पढ़ा था ना डॉट प्रोडक्ट, क्लास 11 में पढ़ा था, क्या जाएगा ई डॉट एस हटाएंगे तो क्या जाएगा ई एस कॉस थीटा आ जाएगा, है ना, जानते हो आप लोग सभी, ये पढ़ रखा है हमने क्लास 11 में, ठीक है। तो फाई बराबर आ गया ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, यूनिट, ठीक है। तो फ्लक्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपको याद रखनी, एग्जाम्स में कई बार इनकी यूनिट पूछ ली जाती है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L3 T3 A-1, ये इसका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है गॉसेस थ्योरम। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉसेस थ्योरम, इसे हमने समझना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत ही मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही है। तो आपने ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे ना उन सभी के अंदर इसी थ्योरम का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले जरा हम इस थ्योरम को जान लेते हैं, मतलब इस थ्योरम में क्या कहा गया है, फिर उसके बाद इस थ्योरम को प्रूफ भी करना है हमने, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस थ्योरम में ये कहा गया है, मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है और किसी और सरफेस एरिया के अंदर रखा हुआ है, मान लीजिए क्लोज सरफेस में, ये मान लिया कोई चार्ज है, इसके कोई मान लिया चार्ज है Q0, ठीक है, और ये क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और इसका सेंटर मान लिया जो क्लोज मतलब ये जो स्फेयर है, मान लिया स्फेयर है ये, ठीक है, सेंटर इसका हो, इसके सेंटर पे Q0 चार्ज रखा हुआ है। तो इस थ्योरम में ये कहा गया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, मतलब कि इस चार्ज की वजह से, भाई ये चार्ज कैसा है, मतलब चार्ज रखा है यहाँ पे, तो भाई चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी वो कैसी बनेंगी, भाई आपको पता है चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है हमेशा कैसी बनती है, बाहर की तरफ बनती है, तो मतलब ऐसे बनेंगी यहाँ पर बाहर की तरफ, है ना, ऐसे बनेंगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया में से पास होंगी तो यहाँ पर क्या काम करेगा, फ्लक्स काम करेगा, है ना। अभी मैंने बताया था जब किसी भी सरफेस एरिया में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो वहाँ पर फ्लक्स काम करता है ना। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही हैं जब वो इस सरफेस एरिया में से पास होंगी तो यहाँ पर क्या काम करेगा, फ्लक्स काम करेगा, है ना। तो इस थ्योरम में ये कहा गया है कि किसी भी क्लोज मतलब कोई भी जो आपके पास क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस पे जो फ्लक्स काम करेगा वो क्या होगा, उस चार्ज का ε0 टाइम्स होगा। मतलब इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे जो फ्लक्स काम कर रहा है वो कितना होगा, 5 बराबर ये होगा चार्ज का ε0 टाइम्स, मतलब 1, ठीक है। तो चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे जो फ्लक्स काम करेगा ये क्या होगा, इसी चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, ये कहा गया है इस थ्योरम में, ठीक है। मतलब 5 बराबर होगा Q0/ε0 या फिर Q/ε0, ठीक है। चार्ज आप Q मान लेते Q/ε0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा होगा उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा, ठीक है। मतलब आपने ये प्रूफ करना है इस थ्योरम में कि 5 बराबर में Q/ε0, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, एक तो हमने क्लोज सरफेस ले लिया हमने यहाँ पर ऐसे, इसका सेंटर मान लिया O है और यहाँ पे मान लिया प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है मान लिया कितना R है, ठीक है। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और वो भी कैसा बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया बाहर की तरफ। आप इसे कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए, ठीक है। तो हमने ये बना लिया ऐसे, ये बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो मतलब यहाँ जो आपके पास क्लोज सरफेस है यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P पॉइंट है, और मतलब यहाँ पर एक इस P पॉइंट पर हमने छोटा सा एक सरफेस एरिया ले लिया, इसका जो एरिया मान लिया DS है। भाई एरिया कैसा है, स्मॉल एरिया लिया ना, छोटा सा, भाई ये तो बहुत बड़ा था, ये स्फीयर आपके पास बहुत बड़ा था, इसका हमने छोटा सा स्मॉल एरिया लिया, इसलिए बोलेंगे DS बोलेंगे इस एरिया को, ठीक है। DS का मतलब हो गया स्मॉल एरिया, ठीक है। DS का मतलब क्या हो गया, स्मॉल एरिया हो गया, ठीक। अब हमने ये देखना है भाई DS स्मॉल एरिया होगा, जब DS स्मॉल एरिया में से देखेंगे जब ये
यहाँ पर ये जो चार्ज रखा हुआ है, जब इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जब ये इसमें से पास हो रहा है, ऐसे देख रहे हैं आप साफ साफ, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स भी काम करेगा। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे ई वेक्टर का हो गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है। अब ये जो डी एस एरिया ये भी कैसा है, तो भाई सरफेस के ऊपर है, मतलब इसकी भी डायरेक्शन कैसी है, बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसी है, बाहर की तरफ ही है। तो ई वेक्टर और जो डी एस वेक्टर है, मतलब जो एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में अभी कोई भी एंगल नहीं बन रहा, थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 0 बन रहा है अभी, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि भाई यहाँ पर ये जो मतलब जो डी एस एरिया है, देखेंगे एरिया कैसा स्मॉल एरिया है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स काम करेगा वो भी कैसे काम करेगा, वो भी स्मॉल काम करेगा। तो सबसे पहले ये निकालेंगे इस पी पॉइंट पर कितना फ्लक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे डी फाई। डी फाई क्यों आया भाई, फाई क्यों नहीं लिया हमने, डी इसलिए लिया हमने क्योंकि एरिया स्मॉलेस्ट, यहाँ पर फ्लक्स भी स्मॉल काम करेगा, डी फाई, ठीक है। और हम अभी हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, फाई बराबर में क्या होता है, ये आपने पढ़ा था ई वेक्टर डॉट में एस वेक्टर पढ़ा था, या फिर ई एस कॉस थीटा पढ़ा था अभी, है ना। तो वही लगा देंगे हम ई, और एस की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, एरिया कितना आपके पास डी एस है, तो आ गया डी एस वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इसका, ये तो आया भाई कि इस पॉइंट पर इतना फ्लक्स काम कर, अब हमने इस पूरे का निकालना है, इस पूरे सरफेस पर कितना फ्लक्स काम कर रहा होगा। जब आपको एक पॉइंट का पता है और पूरे का निकालना हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी रखी होती है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे अब, ठीक है। यहाँ करेंगे डी फाई, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ठीक है। और इससे आगे लिख देंगे क्या, ये ई वेक्टर डॉट में डी एस वेक्टर, ठीक है। उसके यहाँ पे लगा देंगे क्लोज का साइन, ये जो मैंने साइन लगा रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, इसके ऊपर मैंने ऐसा गोल सा जो सर्कल लगाया, इसका मतलब ये है कि हम जिस चीज़ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस है ना। मतलब ये सरफेस कैसा है, क्लोज है ना, चारों तरफ से बंद है, इसलिए यहाँ पर हमने ये क्लोज का साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से डॉट का साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा कितना माना था भाई, 0 आया था ना आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, इसलिए कॉस 0। और कॉस 0 कितना होता है पता है आप सभी को, कॉस 0 होता है 1, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये आ जाएगा ई डी एस, ठीक है। अब यहाँ से भी ई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा डी एस आया आपके पास, ठीक है। अब हमने ठीक है, ये आपके पास और जब डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे आ जाएगा फाई बराबर में ई इंटीग्रेशन में आ गया ये डी एस, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो ई आया ना, अभी इस ई की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से देखेंगे इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो ई है जो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको बताया किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, ई इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हम इससे पहले वाले जो वीडियोस हमने पढ़ी हैं, मतलब हमने पढ़ा चैप्टर, वहाँ पे हम देख चुके हैं कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इस ई के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या आ गया डी एस, ठीक है। डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, आगे सॉल्व कर लें, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से डी है वो हट जाएगा, क्या बचेगा एस। एस का मतलब है इस सरफेस का, मतलब ये जो स्फेयर दे रखा है ना, स्फेयर मतलब जो गोला है इसका सरफेस एरिया, ठीक है। इसका रेडियस कितना भाई आर है, तो सरफेस एरिया कितना होगा भाई, स्फेयर का सरफेस एरिया पढ़ रखा है आप सभी ने, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगली लाइन में ये लिख देंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस एस से भी आएगा इस स्फेयर का सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो 5 बराबर कितना आएगा, ये बचा ऊपर क्यू, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया ना 5 बराबर में क्या होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके पास गॉसी थ्योरम, जो हमने प्रूफ करनी थी कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसी थ्योरम। मतलब हमने यहाँ पर गॉसी थ्योरम का यूज़ करके क्या प्रूफ करना है, कुलाम्स लॉ प्रूफ करना है। ध्यान है हमने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें हमने पढ़ा था कि तो उसमें पढ़ा था हमने ये वाला लॉ, याद है किसी को, देखो मैं बताता हूँ, उस फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है हमने ये प्रूफ करना है गॉसी थ्योरम की मदद से, मतलब गॉसी थ्योरम का यूज़ करके हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है।
तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे भी आप ध्यान से समझ लीजिए। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पे सबसे पहले तो एक सरफेस एरिया ले लिया, वही क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है। सेंटर मान लिया इसका O है, सेंटर पे मान लिया क्या चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और ये मान लिया कि यहाँ पर चार्ज ऐसा प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है मान लिया E बन रहा है बाहर की तरफ इस तरीके से। और इस P पॉइंट पर हमने एक सरफेस एरिया मान लिया छोटा सा, ये DS सरफेस एरिया मान लिया, ठीक है। जैसे हमने पीछे गॉसियन थ्योरम में डायग्राम बनाया था, कुछ वैसे डायग्राम बनाना है। अब देखिए एरिया कैसा है, स्मॉल है, तो और ऊपर से ये एरिया कैसा है, सरफेस के ऊपर है, तो इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी। और ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस Q चार्ज की वजह से देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे गॉसियन थ्योरम यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि इसने बोला क्या यूज़ करें, गॉसियन थ्योरम यूज़ कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कितना फ्लक्स काम कर रहा है, ठीक है। तो भाई गॉसियन थ्योरम में क्या आया था, रिजल्ट ये आया था फाई इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट में DS वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है भाई, है ना। ये है गॉसियन थ्योरम, ठीक है। अब इसका हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो भाई E क्या है, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, DS क्या होगा, DS का मतलब हो गया स्मॉल एरिया, ठीक है। तो जब यहाँ से डॉट का साइन हटाएंगे क्या लगा देंगे, या जाएगा EDS कॉस थीटा, मालूम है आपको, है ना, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब कॉस थीटा मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो क्या जाएगा ये EDS कॉस 0 अपॉन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया सामने, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है, मैथ्स में पढ़ रखा है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कितना आ जाएगा ये EDS 1 इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, E को बाहर ले लेंगे भाई, DS का करेंगे इंटीग्रेशन, तो EDS का इंटीग्रेशन इक्वल टू आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है भाई, DS का मतलब DS है ये वाला एरिया, हमने जब इस पूरे का इस स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा बड़ा एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे S इक्वल टू कितना है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। S का मतलब हो गया इस पूरे वाले सरफेस का, मतलब पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया, और ये कितना होता है भाई 4πr² होता है ना, स्फेयर का सरफेस एरिया आ गया E इंटू में 4πr² इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस E को यहाँ रहने दीजिए, बाकी सबको दे ले जाइए, Q अपॉन में कितना आ जाएगा ये 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये आ गया कि इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इस चार्ज की वजह से, जो चार्ज है Q, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक। अब हम उसके बाद हमने ये वैसे हमें तो मालूम होता है कि इतना ही बनता है, लेकिन हमने यहाँ पर गॉसियन थ्योरम यूज़ करनी थी, इसलिए हमने गॉसियन थ्योरम का यूज़ करके ये निकाला, इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब हमने क्या निकालना है भाई, फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चार्ज और फोर्स का कुछ फॉर्मूला बन रहा था, हमने पढ़ा था, अगर किसी भी हमने पढ़ा था ना, अगर कोई चार्ज है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या काम करता है मालूम है आपको। तो देखिए भाई, फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमने जब फर्स्ट का B पार्ट जब हमने स्टार्ट किया था, हमारे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, पढ़ा था आपने, फोर्स अपॉन में Q, ध्यान है किसी को, हाँ ये पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है F अपॉन में Q नॉट, ठीक है। यहाँ से F की वैल्यू निकाले हैं, बराबर कितना हो जाएगा Q नॉट इंटू में E, है ना। मतलब अगर किसी चार्ज को अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तब उसके ऊपर इतना फोर्स काम करेगा, Q नॉट इंटू में E। आप इधर ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया तब उसके ऊपर इतना फोर्स काम करता है, उस चार्ज के ऊपर Q नॉट इंटू में E। तो भाई अब हमने यह फोर्स ही तो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर Q नॉट तो है, E की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बस, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा Q नॉट, और E की वैल्यू क्या है ये Q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। अब ये जो वैल्यू है देखिए, ये क्या है, यही तो आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। देखिए इन दोनों का आपस में अगर आप कंपेयर करें, देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पर Q1 Q2 है, यहाँ पर Q और Q नॉट है ना। और क्या नीचे वाली वैल्यू सेम ही है, तो मतलब ये क्या आ गया आपके पास, कूलम्ब्स लॉ प्रूफ कर दिया हमने। गॉसियन थ्योरम यूज़ करी है, गॉसियन थ्योरम यूज़ करके हमने क्या प्रूफ किया है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रेंड्स। आज की वीडियो फ्रेंड्स यही तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना, आधे घंटे के आसपास टाइम हो गया। अगर आधे घंटे से ज़्यादा एक वीडियो बनाता हूँ तो लोग भी बोर हो जाते हैं ना, कि इतना लंबी वीडियोस बन रही। कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर आपकी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो बोर से हो जाते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं दे पाते हैं ना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही है, ठीक है फ्रेंड्स।
सो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। तो आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो तो सब समझ आ ही गया होगा। अगर कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज़ मेरी वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में दूर कर दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं या फिर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था है ना, तो मतलब स्कूल बंद पड़े थे तो कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो घर बैठ के अपना अच्छे से मेरी वीडियो देख के अच्छे से वो पढ़ सकते हैं और ताकि उनकी जो तैयारी है वो चलती रहे और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें। सो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।